government has introduced. It provides an opportunity for the children who can't afford to study. Elementary education has become necessary under this act. Its advantages are it provides an elementary education so that no one can make a fool of them. It makes every child literate. It provides us power at international level as the literacy rate is the measure of country's human resource. Madam, I don't think there is any disadvantages in this act except elementary school, the learning outcomes of the students are not satisfactory as they are not having a quality education. This is something which needs urgent attention and a modification. A little modification will ensure a better future of our entire nation. Thank you, Madam. Leader of opposition, please. माननीय महोदया, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि मंत्री जी स्कूल तो गए ही होंगे, तो विद्यार्थियों के फेल होने का दर्द भी समझते ही होंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी फेल होते थे। मैं जानती हूँ आप तो हार्वर्ड वाले हैं और हम तो ठहरे हार्डवर्क वाले। शायद इसीलिए हम ये बेहतर समझते हैं कि जब एक विद्यार्थी फेल होता है तो केवल एक बच्चा फेल नहीं होता, उसके साथ एक परिवार भी फेल होता है, एक समाज भी फेल होता है और हतोत्साहित करता है, बल्कि उसके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कई बार तो बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, अवसाद का शिकार हो जाते हैं। महोदया, मैं तो बस यही जानना चाहूंगी कि क्या शिक्षा जिंदगी से भी बड़ी हो गई है? महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि शिक्षा हमारे जीवन का एक अंग मात्र है, पूरा जीवन नहीं। एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। अध्यक्ष महोदया, हमने कई वर्षों की रिसर्च के बाद उनके कोमल मन से तनाव और कोमल कंधों से सिर्फ पास होने का भार कम किया है, उससे उम्मीदों के भारत से मत रौंदिए। क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसा सर्वे है जिससे यह साबित हो सके कि बच्चा फेल होने के बाद और पढ़ने लगता है, बल्कि वो जो निराशा के उस अंधकार में फंसकर न जाने कैसे कैसे रास्तों पर निकल जाता है? क्या हम अपनी जमीन के तारों के लिए ऐसा भविष्य चाहते हैं? इन बातों पर एक बार गौर जरूर फरमाइए ताकि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकें। धन्यवाद महोदय। माननीय महेश्वरी का। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर पुरानी नीतियों से साक्षरता का स्तर 62.75% से 75% हुआ है, तो माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस एक्ट में संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? सुश्री रश्मि। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न करना चाहती हूँ कि एनडीपी एक्ट में संशोधन के बाद भी जब 8वीं तक का कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो सरकार उसके लिए भविष्य में क्या करेगी? उसे आगे की कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा या फिर उसे दोबारा उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा? मिस्टर पवित्र, प्लीज। Honorable Speaker, ma'am, by scrapping the no detention policy, the government has delivered a body blow to the young minds. The change in the policy means that the government is blaming the students for their failure in the classes. But Honorable Madam, will the Minister tell to the House that did you provide the right resources for a child to learn? Did you do sufficient enough in teachers training, pedagogy, textbooks and other learning materials to make education a joyful exercise? Honorable Minister, I know the answer is a big no. I'm repeating it for you. It's a big no. So just because you failed in the implementation, so you decided to fail the students? Please show some mercy to this innocent minds, ma'am. Thank you. मिस्टर श्वेतांशु, प्लीज। महोदया, तुलसीदास की बड़ी चर्चित चौपाई है, वह बिन हुए न प्रीत, यानी वह बिन प्रीत नहीं हो सकती। माननीय 8वीं तक के बच्चे हमारे देश का भविष्य व युवा की ताकत है, और विपक्ष क्या चाहता है कि हम उन्हें पका पकाया खाने की आदत डाल दें? अरे अगर आज वो इन छोटे छोटे इम्तिहानों को अपने बलबूते पर पास नहीं करेंगे तो देश की बड़ी बड़ी समस्या, अपने जीवन की बड़ी समस्याओं का निवारण कैसे करेंगे? यदि एनडीपी एक्ट इतना ही अच्छा है तो हमारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उनसे फिर कौन सी दुश्मनी है? वो क्यों पास होने के लिए मारे मारे फिरे? मैं तो कहता हूँ एनडीपी एक्ट को उच्च शिक्षा में भी लागू कर देते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को बिना पढ़े पास कर देते हैं, देश का भविष्य चाहे कर्त में। महोदया, जिस डर से हम एनडीपी एक्ट को 10वीं और 12वीं में लागू नहीं कर सकते, मैं सदन का ध्यान उसी डर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हाल ही में इसी संदर्भ में मैंने कुछ दिलचस्प पंक्तियाँ पढ़ी जो मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। गौर फरमाइए कि अब 4-5 परीक्षाओं के बाद पास हुआ करते हैं, तब जाके 60% मुश्किल से आते हैं। फिर भी कभी उदास नहीं हुए, क्योंकि मेहनत से कभी पास ही नहीं
बच्चों ने कई ट्यूशनें पढ़ी, फिर भी उनकी सुई 10 से 11 में ना बढ़ी। फिर भी बच्चे बिल्कुल नहीं घबराते हैं, एक ही कक्षा में कई वर्ष लगाते हैं। अब तो सिलेबस भी एक्सपायर हो जाया करते हैं, बच्चे वही पढ़े रहते हैं, मास्टर रिटायर हो जाया करते हैं। महोदया, हमारी शिक्षा व्यवस्था का हाल बद से भी बदतर हो गया है और इसे सुधारने के लिए हमें एनडीपी एक्ट का संशोधन लाना ही पड़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष मेरी इस बात का समर्थन करेगा। धन्यवाद महोदया। माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य तथा विपक्षी साथियों को उनकी चिंता से मुक्त कर दूं कि मैं भी स्कूल जा चुका हूं और फेल होने वालों का दर्द भी बखूबी समझता हूं। और जहां तक बात हार्वर्ड जाने की है, तो हार्वर्ड में बिना हार्डवर्क के नहीं पहुंचा जा सकता। अब बात एनडीपी बिल में संशोधन के संबंध में, तो महोदया मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का टेस्ट है जिसमें कि 5,40,000 छात्रों ने 74 देशों में हिस्सा लिया। उसमें हमारी रैंकिंग संतोषजनक नहीं रही, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारी एवं 2024 में होने वाली पीसा परीक्षा में भाग लेने का निश्चय किया एवं उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बिल में संशोधन प्रस्तावित किया है। प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 5वीं के 78% बच्चे तीसरी कक्षा की और 50% बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ हैं। और तो और महोदया, उनसे हमारे देश के महान राजनेताओं से संबंधित सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आते। महोदया, ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठे और एनडीपी में संशोधन का सोच लिया। इसमें तमाम सर्वे किए गए हैं, सुब्रमण्यम कमेटी बनाई गई है, राज्यों की राय ली गई है, शिक्षाविदों में मशवरा किया गया है, बच्चे, शिक्षक, अभिभावक सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इन सब की सहमति से ही हम इस बिल में संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि एनडीपी से शिक्षा और शिक्षण दोनों का स्तर गिरा है। केंद्रीय विद्यालयों की स्लेट और अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं ने साबित किया है कि लर्निंग आउटकम निराशाजनक हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या अब भी हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और शिक्षा व्यवस्था को रसातल में जाते हुए देखेंगे? नहीं माननीय सदस्य, नहीं। अब हारे तो सब हारे और आगे आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत के बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राध्यापकों और अभिभावकों को आमंत्रित किया और इस विषय में उनकी राय जानी और बहुत गहन विश्लेषण के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि वाकई इस एक्ट में संशोधन लाने की आवश्यकता है। हम पहले भी कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना है, ना कि शिक्षा की साक्षरता का स्तर। महोदया, हमारी सरकार परम वैभवम नेतुम तक स्वराष्ट्रम के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार है। हम जब तक अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेते, हम विश्राम से नहीं बैठेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से आग्रह करना चाहूंगी कि वह इस विधेयक का स्वागत करें। धन्यवाद महोदया। Now the House will take up private member resolution. Ms. Nishi is requesting to move the resolution. Madam Speaker, I would like to lay the following resolution in this House. We commanded the following to the government. A. Concrete steps should be taken to fully eradicate begging. B. Programs and plans should be initiated for rehabilitation and welfare of the beggars. Madam Speaker, it is common sight. We encounter at every places, be it temples, churches, traffic signals, where young and old, men and women, begging for the food and money. Begging is done in the name of sickness and death of some other family members. It is not surprising to find the other member of the same family begging at the different places with the same excuses. It is more profession to many and to others the way of life. Begging presents an ugly face in our society which brings out negative feelings in many. Therefore, I would like to make a few suggestions. First, integrated and targeted action should be initiated by all ministers concerned like home, social justice and empowerment, law, education, rural development, housing and urban affairs. Secondly, amendment should be made about the quantum of the punishment for the beggars. Thirdly, the root cause of this problem is poverty and unemployment. Efforts should be made to provide work to every hand so as to discourage begging. Ms. Aditi, please. Madam Speaker, I seek to support
of the resolution and offer my heartiest congratulations for bringing up the subject, which should receive urgent attention. I fully agree with Ms. Nishi, as begging also promotes crime in the society and breeds juvenile crimes. Initially, they do petty crimes and then they are graduated into carrying out bigger crimes such as murders, prostitution, drug hoarding, etc. I, therefore, would like to suggest that first, media and television should play an important role to bring awareness among the society to help bring about the changes desired. And second, action plans should be initiated to help the old, disabled and physically handicapped to help in complete eradication of begging. Minister of Social Justice and Empowerment, please. Madam Speaker, I sincerely thank the honourable members for highlighting this problem faced by our country. I would like to present before the House various steps taken by the concerned ministers. Ma'am, the first act against begging was passed in the year 1959. This after it was made punishable offence under the Criminal Procedure Code (CRPC) for those who exploited and forced the children into begging or doing menial work. Under the Railway Act, it is a punishable offence to beg in rail coaches and platforms. Begging has now been banned completely. All states and union territories have laws banning, prohibiting and discouraging begging. They also have various programs for the social welfare and upliftment of the downtrodden and the needy. Ms. Aditi, please. Honorable Speaker Ma'am, I thank the Honorable Member for supporting my resolution. Along with the assurance given by the Honorable Minister, I hereby request Madam to kindly allow me to withdraw the resolution. Has the Honorable Member is allowed to take the resolution back? Yes. With the permission of the House, the resolution is taken back. Now, the House is adjourned to meet again